आचार्य लॉ क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदू लॉ से रिलेटेड है। इस लेक्चर में हम देखेंगे हिंदू लॉ का इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है। तो सबसे पहले माइंड में एक ही चीज़ आती है कि ये वर्ड जो हिंदू है वो कहाँ से आया है, कहाँ से डिराइव हुआ है। हिंदू वर्ड डिराइव हुआ है सिंधु वर्ड से। ठीक है, जिसको अभी हम इंडस वैली के नाम से जानते हैं। इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड करते करते वो हिंदू में कन्वर्ट हो गया है। कहने का मतलब ये कि जो सिंधु नदी या उसकी जो वैली थी उसके आसपास में जो लोग रहते थे उनको हिंदू के नाम से जाना जाता था। तो ये वर्ड बेसिकली था सिंधु ही, लेकिन वो जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया वो कन्वर्ट हो गया हिंदू के अंदर और फिर इसको हिंदू वर्ड के नाम से ही जाना जाने लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हिंदू कौन होगा, हु इज हिंदू। वैसे हिंदू वर्ड को कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं कर रखा है किसी भी एक्ट में, ये सिर्फ ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ही मैंने आपको बताया है कि हिंदू वर्ड का जो ओरिजिन हुआ है वो सिंधु नदी के वहाँ से हुआ है। उस वर्ड से बेसिकली इसको कन्वर्ट करके हिंदू में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो हु इज़ हिंदू, हिंदू कौन होगा। तो इसकी भी 2-4 कैटेगरीज हैं कि कौन कौन हिंदू हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है हिंदू बाय बर्थ। जिनका जन्म ही क्या हुआ है हिंदुओं की हिंदू फैमिली में हुआ है तो उसको हम क्या मानेंगे, हिंदू बाय बर्थ। जैसे मतलब जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं तो उनसे होने वाला जो बच्चा है वो भी क्या होगा, हिंदू ही होगा। तो वो कंसिडर किया जाएगा हिंदू बाय बर्थ के अंदर। सेकंड टाइप आता है कन्वर्टेड फ्रॉम अदर रिलीजन टू हिंदू। कि पहले वो बेसिकली किसी और धर्म से बिलोंग करता था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है हिंदू धर्म के अंदर। ठीक है, तो ये सेकंड वाली कैटेगरी के अंदर आएगा कि कन्वर्टेड फ्रॉम अदर रिलीजन टू हिंदू। ठीक है, जैसे मान लिया कोई मुस्लिम है या फिर कोई और कम्युनिटी से है, वो अपने आप को क्या कर रहा है कि डिक्लेयर कर रहा है कि मैं अपने आप को हिंदू धर्म के अंदर परिवर्तित करता हूँ। आने वाले टाइम में जो हिंदू जितने भी कस्टम्स हैं मैं उनको फॉलो करूँगा। नेक्स्ट वन आता है हिंदू बाय वन ऑफ द पेरेंट इज हिंदू। यदि दोनों में से कोई भी एक पेरेंट्स हिंदू है और यदि उस बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है वो हिंदू की तरह ही हुई है तो उसको क्या माना जाएगा, वो हिंदू है। ठीक है, जैसे हम इसके लिए एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं संजय दत्त का एग्जाम्पल। संजय दत्त के फादर का नाम सुनील दत्त है और मदर का नाम नरगिस है। नरगिस मुस्लिम है और वो हिंदू है, लेकिन फिर भी उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है, अभी तक जिस तरह से वो बड़े हुए उनके घर में जो माहौल रहा है वो हिंदू धर्म का ही रहा है, तो इसीलिए उनको हिंदू कंसिडर किया जाता है। अब इसके ऊपर एक केस लो है जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1971 का केस लो है। पेरूमल वर्सेस पुन्नुस्वामी 1971। ठीक है, अब इसके अंदर जो पार्टीज हैं, पेरूमल फादर है और पुन्नुस्वामी यहाँ पर सन है। मैटर ये है कि पेरूमल ने जब शादी करी थी तो एक क्रिश्चियन लेडी से उन्होंने शादी करी थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उनका क्या हो गया, सेपरेशन हो गया, उन्होंने एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया। जब डिवोर्स लिया तो उनका एक बच्चा था सन, उसकी जो कस्टडी थी वो दी थी माँ को। माँ को कस्टडी देने के बाद ये होता है कि उसकी अपब्रिंगिंग उन्होंने किस तरह से करी थी, एज ए हिंदू ही करी थी। हालांकि वो खुद क्रिश्चियन थी, लेकिन शादी करने के बाद वो भी किस धर्म में कन्वर्ट हो गई थी, हिंदू में कन्वर्ट हो गई थी। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चे को भी उसी तरह से बड़ा किया जैसे हिंदू धर्म के अंदर किया जाता है। अब
बात वहाँ आती है जब पेरूमल की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर ये बच्चा क्या करता है, पुन्नुस्वामी अपना राइट मांगता है कि ये फादर की प्रॉपर्टी में हर सन का राइट होता है, तो वो क्या करता है, राइट मांगता है। तो पेरूमल इस चीज़ का डिफेंस लेता है कि इसकी जो अपब्रिंगिंग है वो मेरी वाइफ ने करी है, जो कि क्या है, क्रिश्चियन है, तो इसीलिए ये क्या नहीं है, हिंदू नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको अपनी प्रॉपर्टी में से क्या नहीं दे सकता, हिस्सा नहीं दे सकता। लेकिन कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि शादी के बाद में उस लेडी का जो रिलीजन था वो हिंदू हो गया था और उसने अपने बेटे को भी उसी तरह से बड़ा किया था, तो ये जो थर्ड वाली कैटेगरी है उसके अंदर ये कंसीडर किया जा सकता है कि दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट्स क्या हो, हिंदू हो। तो वैसे भी यहाँ पर पेरूमल क्या थे, खुद हिंदू थे, तो पुन्नुस्वामी का उनकी प्रॉपर्टी पर क्या बनता है, राइट बनता है, तो उनको प्रॉपर्टी में से हिस्सा दिया जाना चाहिए। ये तो हमने एक जनरल सेंस की बात करी कि हिंदू कौन कौन हो सकते हैं, बाय बर्थ हो सकते हैं, बाय कन्वर्जन के थ्रू कोई हिंदू बन सकता है, ये पेरेंट्स दोनों में से कोई एक पेरेंट हिंदू है तो उसको हिंदू माना जाएगा। लेकिन जो लॉ बात करता है हिंदू के ऊपर, मैं आपको एक बहुत ब्रीफ छोटा सा बताऊंगी क्योंकि हम पूरे सेक्शंस पे नहीं जाना चाहते। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 2A बात करता है हु इज़ हिंदू, हिंदू कौन होगा। लेकिन ये जो डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है वो बहुत नेगेटिव सेंस की डेफिनेशन है कि मुस्लिम और पारसी जो लोग हैं उनको छोड़ के जितने भी लोग हैं वो सब क्या कहलाएंगे, हिंदू कहलाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं और उसके अलावा हिंदू खुद हैं उन सबको किस में कन्वर्ट माना गया है, हिंदू के अंदर माना गया है, और ये एक नेगेटिव सेंस की डेफिनेशन है। तो ये जब मैं लेक्चर प्रिपेयर करूँगी हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर उसी के साथ में मैं आपको ये डेफिनेशन भी पढ़ाऊँगी, लेकिन वैसे आपको कभी देखनी है तो हिंदू की डेफिनेशन सेक्शन 2A के अंदर दी हुई है। ये जो हमारा टॉपिक है हिंदू लॉ, तो हिंदू लॉ के अंदर कौन कौन से एक्ट अभी तक हिंदू लॉ के रिगार्डिंग बनाए जा चुके हैं। हिंदू लॉ के रिगार्डिंग अभी तक एक्ट बने हुए हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनर एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 और हिंदू मेंटेनेंस 1956। ये 4 एक्ट मेजर एक्ट जो हैं अब तक हिंदू लॉ के अंदर बनाए जा चुके हैं, जिसके अंदर क्या है, हिंदू से रिलेटेड सारी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाती है। मैरिज एक्ट डील करता है शादी से रिलेटेड सारी चीज़ों को कि शादी किस तरह से होनी चाहिए, उसकी क्या क्या वैलिड कंडीशंस होंगी, फिर उसके बाद में यदि आपको सेपरेशन लेना है तो किस किस तरह से होगा, मैरिज को कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है। हिंदू सक्सेशन पे आते हैं तो ये हिंदू प्रॉपर्टी के साथ में डील करता है कि हिंदू प्रॉपर्टी को किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसका जो बंटवारा है वो किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हिंदू माइनर एंड गार्जियनशिप एक्ट, मतलब कि जो माइनर है 18 ईयर से कम है उसके ऊपर डील करता है, उसका गार्जियन कौन कौन हो सकता है। इसके अलावा अडॉप्शन पे भी ये काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस एक्ट, जिसके अंदर वाइफ का मेंटेनेंस है या पेरेंट्स का मेंटेनेंस है, क्योंकि आजकल तो हस्बैंड को भी मेंटेनेंस देना पड़ सकता है वाइफ को। तो ये सारे जो एक्ट हैं वो इन अपने अपने अलग अलग प्रोविजंस के साथ में डील करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हिंदू लॉ के सोर्सेज क्या क्या हैं। ये तो बहुत मॉडर्न सोर्सेज हैं जिनको क्या कर दिया गया है, कोडिफाइड कर दिया गया है। लेकिन पुराने टाइम पे जो हिंदू थे वो किस तरह से डील किया करते थे, उनके पास में क्या सोर्सेज हुआ करते थे हिंदू लॉ। सोर्सेज की बात कर रहे थे, तो सोर्सेज के अंदर इसका जो फर्स्ट सोर्स है वो है श्रुति। श्रुति का मतलब होता है बाय ईयर, जो कुछ भी सुना हुआ है
नाम से क्लियर हो रहा है कि श्रुति का मतलब ये होता है जो कुछ हम सुनते आ रहे हैं। तो इसके अंदर 4 वेदों को सोर्सेज की तरह यूज़ किया जाता है। तो पहला वेद है यहाँ पर ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, थर्ड है अथर्ववेद और फोर्थ वन है यजुर्वेद। ये चारों वेद जो है सबसे पुराने सोर्स हैं हिंदू लोग के। ये बात करते हैं धर्म के बारे में। धर्म क्या होता है, इसके अलावा जो इन्होंने एक चीज थ्योरी दी है वो ये है कि हिंदू जो पूरी फैमिली है वो एक क्या है, यूनिट है। और इसका एक पर्सन क्या होता है, लीडर होता है, जिसको हम कहते हैं गृहपति, ठीक है, या फिर कर्ता, इस एग्जैक्ट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। फैमिली पूरी क्या है, एक यूनिट है और एक पर्सन उसको क्या करता है, लीड करने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो वेद है इनके अंदर कहीं पर भी लॉ की बात नहीं कर रखी है जो क्या कर सके, हिंदू लॉ को गवर्न कर सके। ये सिर्फ बताता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी हो सकती है, धर्म क्या है, फैमिली क्या होती है, आपकी मॉरलिटी क्या है, इस बारे में ये बात करता है। या अब इसके बाद जो दूसरा सोर्स इसके बाद आया वो सोर्स था स्मृति। स्मृति का मतलब ये कि जो कुछ भी आपके माइंड में है, जो कुछ आपने याद रख रखा है वो स्मृति के अंदर काउंट करता है। याद रखना किसी भी चीज को, क्योंकि पहले लिखने वाली चीजें नहीं हुआ करती थी, कोई भी चीज आपको रिटर्न फॉर्म में नहीं मिलती थी। इसलिए फर्स्ट जो सोर्स है वो भी श्रुति है, जो कुछ सुना हुआ है उसी को क्या है, बता दिया गया है। फिर उसके बाद स्मृति है जिसमें क्या है, जो याद रखा गया है। लेकिन बाद में इस सोर्स को क्या है, पर्टिकुलर ऑथर्स ने अपने अपने हिसाब से कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें क्या होते हैं, ऑथर्स होते हैं। तो स्मृति के अंदर 3 तरह की स्मृति अभी तक हमारे पास में है। पहली है मनुस्मृति, दूसरी है यज्ञवल्क्य स्मृति और तीसरी है नारद स्मृति। तो सबसे पहले मनुस्मृति जो है, इसके जो राइटर हैं वो मनु खुद है। इन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी है जिसके अंदर उन्होंने क्या है, कुछ लॉज बताए हैं। लेकिन इस लॉ के अंदर उन्होंने ब्राह्मण जो होते हैं उनको सबसे पीरियर पोजीशन पे रखा है, उनकी प्लेस सबसे ऊपर रखी है। लेकिन इस जो स्मृति की शॉर्टकमिंग है वो यही है कि उन्होंने शूद्रों को एक तो कोई जगह नहीं दी है स्मृति में, दूसरा वुमन से रिलेटेड कोई भी राइट्स इस स्मृति में नहीं बताए गए। तो इस स्मृति के अंदर ये 2 लूप होल्स हैं। और इसे बाकी मनुस्मृति बहुत अच्छी और बहुत फेमस भी रही है और सोर्स के रूप में इसने बहुत सारा काम भी किया है। दूसरी वाली जो स्मृति है यज्ञवल्क्य स्मृति, इसके अंदर शूद्रों को राइट्स दिए हैं और वुमेन्स को भी कुछ राइट दिए हैं। तो ये उससे बेटर है थोड़ा, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है पुरानी चीज़ को देखकर नई चीज़ क्या हो जाती है, उसकी जो क्रिटिसिज्म है उसको थोड़ा बहुत ठीक कर लिया जाता है। लास्ट वन जो है नारद स्मृति। नारद स्मृति सबसे बेस्ट स्मृति है जिसके अंदर सारी चीज़ों को कोलैबोरेट करके अच्छे से उस स्मृति को बनाया गया है, जिसके अंदर वुमन से रिलेटेड राइट भी दे रखे हैं, शूद्रों के राइट भी दे रखे हैं, साथ साथ इसमें एविडेंस लॉ से रिलेटेड भी बात कर रखी है। जबकि एविडेंस लॉ जो इनेक्ट हुआ था इंग्लैंड में या फिर अंग्रेजों ने जो इंडिया में आके इनेक्ट किया था वो इससे बहुत टाइम बाद किया था, लगभग 200-300 सालों का फर्क आ जाता है। वो चीज़ें नारद स्मृति में बहुत टाइम पहले ही आ गई थी। उन्हीं चीज़ों को बैकग्राउंड बनाकर कहीं ना कहीं उन चीज़ों को नए मॉडर्न लॉज में लाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो तीसरा सोर्स आता है कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। कमेंट्री एंड डाइजेस्ट क्या होते हैं कि अभी तक के जो सोर्सेज हैं
उनके ऊपर कुछ जो पर्सन्स हैं, कुछ जो ऑथर्स हैं, उन्होंने अपनी क्या दी है, कमेंट्रीज दी है। तो मतलब कि एक पूरा बंडल जो है इन सब का, उनको एक ही जगह पर कोलैबोरेट कर कर एक नई थ्योरी बना दी है उन्हीं के ऊपर। कमेंट्री के अंदर क्या है कि दो तरह की ब्रांचेस चलती हैं। पहली ब्रांच है मिताक्षरा, और दूसरा टाइप है दयाभारती। मिताक्षरा स्कूल ब्रांच जो है, इसको बनाया था विज्ञानेश्वर ने, और दूसरी जो ब्रांच है इसको बनाया था जीव मुतवान ने। मतलब कि पुराने जो सोर्सेज हैं उसके ऊपर इन्होंने अपने अपने व्यूज बताए, कमेंट्री दी उस बारे में कि ये चीज़ें कैसी होनी चाहिए थी। अब ये जो इन्होंने दो ब्रांचेस बना दी, उनको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्ट कहते हैं। मतलब कि उन पे कमेंट्री करके कुछ नया वर्जन क्रिएट कर देना, उसके अंदर जो लॉज हैं उनको अलग अलग तरीके से क्या कर देना, रिप्रेजेंट कर देना, जैसी कि सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सोर्स कंप्लीट हो गए, श्रुति, स्मृति और कमेंट्रीज। तो जो सोर्सेज हैं ये एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, कि श्रुति से मॉडिफाइड थोड़ा स्मृति हुआ, स्मृति से फिर और मॉडिफाइड कमेंट्रीज हुई। अब इसके बाद हम जाते हैं जुडिशियल डिसीजंस और लेजिस्लेशन। ये दोनों जो सोर्स हैं वो मॉडर्न सोर्सेज हैं। ये जो 3 सोर्स हमने पढ़े ये हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं। फोर्थ वन है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब ये होता है कि हिंदुओं से रिलेटेड क्या करना, लॉ इनेक्ट करना। अभी इसमें मैंने पहले भी आपको बता दिए कि 4 तरह के जो मेजर एक्ट हैं वो क्या कर दिए गए थे, इनेक्ट कर दिए गए थे सिचुएशन को देखते हुए। तो फर्स्ट एक्ट मैरिज से रिलेटेड था, तो वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955, और बाकी तीनों एक्ट भी वही गार्जियनशिप वाला एक्ट, और उसके अलावा सक्सेशन एक्ट जो है 1956 का है, माइनर, हिंदू माइनर एंड गार्जियनशिप एक्ट। फोर्थ हिंदू अडॉप्शन, एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इसमें क्या है कि जो दो फर्स्ट एक्ट है वो 1955 में इनेक्ट हो गया था, बाकी जो तीनों एक्ट हैं उनके सन 1956 ही है। ठीक है, तो ये क्या है, इन्होंने लेजिस्लेशन ने क्या कर दिया था कि हिंदू लॉ से रिलेटेड कुछ सोर्सेज को, पिछले वाले सोर्सेज को देखते हुए लॉज इनेक्ट कर दिए थे। लास्ट वन जो इसका सोर्स है वो है जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजन का मतलब ये है जुडिशियल प्रेसिडेंट जिसको हम कहते हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी यदि प्रीवियस केस आया है और उस पर कोई डिसीजन हुआ है, उसके बाद में यदि कोई नया केस आता है जिसके कुछ फैक्ट उससे मिलते जुलते हैं, तो आप उसके जो रूल्स हैं, जो उसके अंदर डिसीजन दिया गया था, उस डिसीजन को आप नए वाले केस के ऊपर क्या कर सकते हैं, एप्लीकेबल कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो जैसे जैसे हिंदू लॉ का डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे कोर्ट के अंदर केसेस भी आने लगे, हो मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे सक्सेशन से रिलेटेड हो या अडॉप्शन से रिलेटेड हो। तो केस आते गए, वैसे वैसे उनकी क्या है, रिलेवेंसी बनती गई केसेस की एक दूसरे से। तो इसीलिए जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है उसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। मतलब कि एक केस का दूसरे केस के अंदर क्या देना, रेफरेंस देना। और वो केस कैसा रहेगा, प्रीवियस केस है
जो आने वाले केस के अंदर उसका क्या दिया जाएगा, रेफरेंस दिया जाएगा, यदि उनके फैक्ट आपस में मिलते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गए हिंदू लॉ के कुछ सोर्सेज। अब हम बात करेंगे हिंदू लॉ के कुछ स्कूल्स भी हैं। कहते हैं ना इंडिया के अंदर विभिन्नता में एकता है, तो उसी तरह का कंसेप्ट यहाँ पे भी आता है कि अलग अलग स्कूल्स को मानने वाले इस पूरे इंडिया के अंदर फैले हुए थे। तो वो स्कूल्स हैं मराठी स्कूल, बनारस स्कूल, फोर्थ वन है द्रविड़ स्कूल, फोर्थ वन है बंगाली स्कूल, ठीक है। तो ये स्कूल्स कुछ थी और इन स्कूल्स के अंदर अपने अपने अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन थे। बंगाली स्कूल जो है वो गवर्न होती है दयाभागा ब्रांच से। ये अकेली एक स्कूल है जो इसको गवर्न करती है, बाकी जो 3 स्कूल है वो सब गवर्न होगी मिताक्षरा से। ये एक अपने आप में बहुत टफ टास्क था कि जहाँ पर इतनी सारी स्कूल्स हों, फिर उसके बाद में यूनिफॉर्मली कोई एक लॉ बनाना। इनैक्ट करना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल टास्क हो गया था, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जगह पे क्या हो जाते हैं, कस्टम्स चेंज हो जाते हैं, उसके बाद में कुछ और चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कहीं पे शादी किसी और तरीके से होती है हिंदू रीति रिवाज से, कहीं किसी और तरीके से होती है, कहीं पे प्रॉपर्टी का सक्सेशन अलग तरीके से हो रहा है, कहीं अलग तरीके से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक लेजिस्लेशन के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी कि कैसे इस लॉ को इनेक्ट किया जाए, क्योंकि इंडिया में रहने वाले इतने सारे लोग, उनके जो धर्म है, धर्म में भी उन्होंने अलग अलग स्कूल्स में अपने आप को डिवाइड कर लिया है। तो बड़ी मुश्किल से एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया जिसके अंदर वो जो 4 मेजर एक्ट हैं उनको भी डाला गया। इसके अलावा हम जो सोर्सेज की बात कर रहे थे उसके अंदर एक सोर्स हम कस्टम को भी बता सकते हैं कि पुराने जो प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो भी हिंदू लॉ के एक तरह से सोर्स की तरह ही काम करते हैं। और वो सोर्स की वैलिडिटी डिपेंड करती है उनकी ड्यूरेशन के ऊपर, उनकी रीजनेबिलिटी के ऊपर, कंसिस्टेंसी के ऊपर, और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो, तब हम किसी भी कस्टम को क्या कर सकते हैं, कस्टम माने जा सकते हैं। तो ये आज का जो मेरा लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन पे था पूरा, और इसके साथ साथ हमने इसकी स्कूल्स भी देखी और इसके सोर्सेज भी देखे। तो इससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा भी कोई वीडियो आप बनवाना चाहते हैं तो मुझे सजेस्ट करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.